हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो पार्लियामेंट का विंटर सेशन समय से पहले ख़त्म हो चुका है। अब हम कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं जो इस सेशन के दौरान घटित हुई थी। इन घटनाओं की बात करें तो सबसे पहली घटना हुई थी महुआ मोहित्रा जी को बर्खास्त कर दिया गया था। क्यों किया था इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में 149 एमएलए को एमपीज़ को 149 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है। इतने बड़े नंबर्स में पहले कभी सस्पेंड नहीं किया गया था। ये एक रिकॉर्ड, एमपीज़ को बर्खास्त किया गया था, ये एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद में पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था ये भी बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये 3 इम्पोर्टेंट घटना है। इसके अलावा भी कई सारे बिल पास हुए हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे। और कई बार तो हम जिक्र कर, जैसे पोस्ट ऑफिस वाला बिल है वो इसी सेशन के दौरान पारित हुआ था। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित बिल लोकसभा से पास हुआ, उससे संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित एक नया बिल लोकसभा से पास हुआ, इसलिए न्यूज़ में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। अभी तक की बात करें तो अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई फिक्स प्रोविजन नहीं था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई ऐसा कोई निश्चित प्रावधान नहीं था कि इनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जाए। ऐसा ना तो हमारे कोई संविधान में था और ना इस प्रकार का कोई एक्ट था। बट इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक निर्णय दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि वो पूरे देश में चुनाव करवाने का काम करते हैं। तो उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी का गठन होना चाहिए। वो कमेटी सिफारिश करेगी, उसके आधार पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। अब इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे? तो इस कमेटी में 3 मेंबर होंगे। कौन कौन होंगे? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे मेंबर होंगे मेंबर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट, तीसरे मेंबर होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी, मेंबर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 3 मेंबर मिलके ये इन तीनों की कमेटी होगी। इसके पास सिफारिश भेजी जाएगी और ये फाइनली अपनी सिफारिश देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनकी सिफारिश के आधार पर जिस व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया जाएगा, प्रेसिडेंट उनको फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर घोषित करेंगे। तो इस प्रकार का ये सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोसीजर बताया था किस प्रकार से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। बट अभी क्या हुआ है और ये कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था अपना डिसीजन? तो एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट अपने खुद की मर्जी से प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट देती थी आदेश कि इस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उनको, जैसे गवर्नमेंट के आदेश पे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर देते थे। बट ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बरनवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो 2023 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि 3 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें एक सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक प्राइम मिनिस्टर जी, और तीसरे पर्सन होंगे वो होंगे लीडर ऑफ ओपोजिशन। ये 3 मेंबर होंगे जो सजेस्ट देंगे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी फाइनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंट करेंगे। अब इस नए बिल में क्या प्रोविजन है कि जी हाँ, आप जो कह रहे हो 3 मेंबर की एक कमेटी होगी, वही डिसीजन देगी कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। बट ये नई कमेटी है ना, उसमें 3 मेंबर होंगे, वो कौन होंगे? इससे संबंधित कुछ चेंजिंग किया गया है। तो क्या चेंजिंग किया गया है? इस बिल में चेंजिंग ये किया गया है कि 3 मेंबर में एक तो होंगे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, जो पहले भी थी। एक होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ये भी पहले भी थी। पर तीसरे पर्सन है ना, वो सीजीआई नहीं होंगे। पहले क्या था, तीसरे पर्सन सीजीआई होंगे। बट इस बिल में कहा गया है कि तीसरे पर्सन सीजीआई नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह पर होंगे यूनियन मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर होंगे, जो कि 3rd पर्सन होंगे। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? 3 पर्सन तो है, जी हाँ 3 पर्सन तो है, पर दिक्कत ये है कि देखो, प्रधानमंत्री जी और यूनियन जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो तो दोनों एक ही पार्टी से हैं। अब मोदी जी है और साथ में कोई यूनियन मिनिस्टर है लाइक अमित शाह जी, ये तो दोनों एक ही पार्टी से संबंधित है। अब कोई भी नाम सजेस्ट कर दिया जिसपे मोदी जी ने हाँ बोल दी, अमित शाह जी भी उन पे हाँ बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम विचारधारा वाले हैं। बट अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये मेरे को पसंद नहीं है। तो बहुमत में तो कौन है? मेजोरिटी में तो वही दोनों है। तो फाइनल इनकी तो कुछ वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीसरा पर्सन है वो सीजीआई होंगे। तो तीनों अलग अलग है, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई, तीनों अलग है। तो इनके माध्यम से जो फाइनल डिसीजन निकलेगा ना, तो वो एक
ऐसे पर्सन को इलेक्ट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे जो पर्सन एक निष्पक्ष होंगे, किसी के अधिकार में काम नहीं करेंगे, किसी के अधीन में काम नहीं करेंगे, वो निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। बट अभी जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई नया पर्सन किया जाता है, चुनाव किया जाता है, तो वो सरकार के अधीन रह के काम करेगी, उनकी स्वतंत्रता इससे प्रभावित होगी। इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है इस बिल के ऊपर कि इस बिल में जो प्रोविजन है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इंडिपेंडेंस है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा इससे पहले जो अभी बिल आया ना, इससे पहले एक बार पहले भी बिल आया था, उसमें क्या चेंजेस था, उसमें ये किया गया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं CEC, उनकी जो सैलरी होगी ना, सैलरी और स्टेटस, वो होगा एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। अब कैबिनेट सेक्रेटरी की क्या स्टेटस होती है, क्या सैलरी होती है? देखो, इससे पहले क्या होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी सैलरी और स्टेटस है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट था, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान था। बट जो पिछला बिल था उसमें जो इनका सैलरी और स्टेटस है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया, तो उनकी स्टेटस को थोड़ा नीचे कर दिया गया। इससे कई सारे जो पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और कई देश के और भी नागरिक, उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकी वापस पोस्ट है वो वापस इनको दी जानी चाहिए। तो इस नए जो बिल आए हैं इसमें जो पुराने बिल के जो प्रोविजन थे उनको चेंज कर दिया गया और वापस जो इनका स्टेटस है वो चेंज करके स्टेटस और सैलरी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई आपको? अब इनका कार्यकाल कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? तो या तो होता है 6 ईयर या 65 ईयर्स, मतलब या तो 65 ईयर पहले पूरा कर ले या 6 ईयर, जो दोनों में से पहले पूरा होगा वो इनका टेन्योर होगा, 6 ईयर और 65 ईयर। रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है, एक बार अगर वो बन गई तो बन गई, दोबारा ये नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ बात करें कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो एक सर्च कमेटी होती है जो लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है। ये सर्च कमेटी अपनी रिपोर्ट, रिकमेंडेशन की रिपोर्ट है वो भेजती है किसके पास में? ये जो नई कमेटी बनी है ना 3 मेंबर वाली, इनके पास में। और ये जो 3 मेंबर की कमेटी है इनके पास रिपोर्ट आती है, लिस्ट आती है। इस लिस्ट में क्या होता है, जो सर्च कमेटी है लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये लिस्ट भेजती है जिसमें 5 मेंबर के नाम सजेस्ट किए होते हैं। ये 5 मेंबर में से जो सर्च जो फाइनल कमेटी है ना, जो 3 मेंबर वाली है, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI, ये तीनों मिलकर इन 5 में से एक नाम सजेस्ट करेंगे फाइनल की ये नाम है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए। तो उसके बाद में इनका जो नाम है वो इस कमेटी के माध्यम से, जो नई कमेटी है ना, वो सजेस्ट करेगी राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी फाइनल इनको अपॉइंट करेंगे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये होंगे। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि सर्च कमेटी होती है लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये अपने 5 मेंबर की लिस्ट भेजती है किसके पास में? ये जो नई कमेटी बनी थी 3 मेंबर वाली, इनके पास में। और ये तीनों मेंबर इन 5 में से एक मेंबर को नाम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और फाइनल इनका नाम आगे भेज देते हैं। इस प्रकार से इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इनका रिमूवल कैसे होता है, किस प्रकार से इनको रिमूव किया जा सकता है? तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका रिमूवल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जिस प्रकार से रिमूवल होता है उसी प्रकार से इनका रिमूवल होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही रिमूवल होता है इनका। और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो सेकंड पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर, इनका जो रिमूवल होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटा दो। तो फाइनली सुप्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर इनको रिमूव कर देते हैं। चीजें समझ में आ गई? स्टेटस इनका क्या हमने जान ही लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है और सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में। क्या है इस रिजर्व के बारे में? न्यूज में क्या है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में टाइगर की जो संख्या है उसमें वृद्धि देखी गई है। क्यों? न्यूज में नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। समझ में आ गया? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जो टाइगर है इनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये बात न्यूज में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? बिहार में है। इनमें टाइगर की संख्या में इंक्रीज देखा गया। कितने % इंक्रीज हुआ है? ये 75% इंक्रीज हुआ है। पहले 31 थे, अब हो गए 54 नंबर हो गए, टाइगर के हो गए, इसलिए इनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक बार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है? ये बिहार के चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है, जो कि कहाँ? बिहार में। बिहार के चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है। कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है यहाँ से? तो सबसे बड़ी रिवर है वो गंडक, वो यहीं से फ्लो करती है। साथ ही साथ में मन्नौर है, मनस है, पेटदर्द है। कौन कौन सी रिवर है? हमसा, मन्नौर, पेंदई, गंडक, ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से होकर फ्लो करती है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फोना भी है। कौन कौन से फोना यहाँ पर है? एक ये याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। कोई रिवर देख लिए, इस रिवर यहाँ से एक रिवर गुजरती है, जैसे कि पेंदई रिवर गुजरती है, वहाँ से पेंदई रिवर फ्लो करती है। और एक फोना जिनका नाम दे दिया रेसिस मकोक, वहाँ पर पाया जाता है। तो हम कौन से नेशनल पार्क की बात करें? इस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। तो रिवर के नाम गंडक, पेंदई, मन्नौर, मसन, हमसा, ये रिवर के नाम है। और बात लेते फोना की बात करें तो यहाँ पर रेसिस मकोक और कॉमन लंगूर, ये दो वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो फोना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फोना है। चीज समझ में आ गई। कुछ फ्लोरा भी यहाँ पर है, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरा है वो मॉइस्ट डेसिडियस टाइप के यहाँ पे फोना पाए जाते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा जियोग्राफी में, कौन कौन से टाइप के फोना होते हैं, फ्लोरा कौन कौन से टाइप से होते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस, अपने अलग अलग प्रकार के पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का फ्लोरा होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो इंडियन बर्ड कन्वेंशन नेटवर्क द्वारा इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है? तो इंडियन बर्ड कन्वेंशन नेटवर्क, इंडियन बर्ड कन्वेंशन नेटवर्क के बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसके द्वारा इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। चीज़ समझ में आ गई आपको? सारी चीज़ें रटने वाली थी, अच्छे से हमने समझ लिया इसके बारे में। नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हुए, कहाँ हुए? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। कौन कौन सी रिवर है यहाँ पे? गंडक, पेंदई, मन्नार, मसन, हमसा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। फोना रेसिस मकोक और कॉमन लंगूर यहाँ पे फोना है। कहाँ पर पाया जाता है ये? आदर और डेसिडियस यहाँ पे फ्लोरा पाया जाता है। और इंडियन बर्ड कन्वेंशन नेटवर्क द्वारा इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। चीजें समझ में आ गई। अब हम नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, यानी एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। कौन से एक्ट के द्वारा बनाई गई थी? ये एक्ट के द्वारा बनाई थी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत ये बनाई गई थी। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये आती है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया? इसी कौन सी मिनिस्ट्री? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, स्टेचुरी बॉडी है। कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई थी। ये चीजें याद रखना, ये यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है और यूपीएससी आगे भी क्वेश्चन पूछ सकती है इससे रिलेटेड। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसकी पावर क्या क्या काम कर सकती है ये? तो पहले राज्यों के द्वारा टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाए जाते हैं, तो उन्हें अप्रूव करने का काम है इसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ कोई भी इंडस्ट्री है वो माइनिंग करना चाहती है तो उन्हें अप्रूव देती है कि ये जो इंडस्ट्री है वो माइनिंग कर रही है तो किस प्रकार से ये इन्वायरमेंट को नुकसान करेगी या नहीं करेगी, ये सब जांच करके बाद में उसको अप्रूव देने का काम करती है। अब हम एक बात इको सेंसिटिव जोन के बारे में जान लेते हैं। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो ऐसे एरिया को इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो ऐसे एरिया को इको सेंसिटिव जोन कहा जाता है जहां पर इन्वायरमेंट रिजर्व बहुत ही ज्यादा हो। ऐसा एरिया है जहां पर इन्वायरमेंट जो रिजर्व होते हैं वो बहुत ज्यादा हो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, इनके आसपास के 10 किलोमीटर का जो रीजन होता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये नेशनल पार्क है। इसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन के तहत आता है। और स्टेट गवर्नमेंट है वो इस प्रकार का एरिया डिक्लेयर करती है कि जो इको सेंसिटिव जोन है उसे डिक्लेयर करने का काम कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2023 रिलीज हुई है। इसके डेटा में और इसे रिलीज किया गया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया एंड क्विक हिल द्वारा इसे रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया है? इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2023, जिसे रिलीज किया गया है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया और क्विक हिल द्वारा। देखो इतनी बड़ी रिपोर्ट तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत याद रखना, अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप ऐसे करके एलिमिनेट करना कि इंडियन साइबर थ्रेट रिपोर्ट 2023 डेटा सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया, ये तो देखो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी जरूर। और क्विक हिल तो ऐसे आ जाएगा, कहीं इतना आ जाएगा आरबीआई के द्वारा रिलीज की है या फिर नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई है, तो अगर नहीं इनके द्वारा नहीं की गई है
ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा रिलीज की गई और साथ ही साथ इसकी हेल्प की थी क्विक हिल द्वारा इसे रिलीज किया गया है। चीज समझ में आ गई। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट रिलीज की है इसमें काफी सारे डेटा की चर्चा की गई है और किस प्रकार का डेटा दिया गया है। इसमें अगर डेटा जो दिया गया उसका आप मेंस में यूज कर सकते हो, प्री में इतना खास डेटा का यूज होगा नहीं, बस मेंस में इसका डेटा कहाँ यूज होता है, तो कहाँ का हमारा सबसे ज्यादा साइबर थ्रेट है और जो इंटरनल सिक्योरिटी से साइबर थ्रेट का अगर रिलेट करोगे तो वहां पे ये डेटा यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखो सबसे ज्यादा जो साइबर अटैक होते हैं वो सूरत बेंगलोर में होते हैं। इसका कैसे यूज कर सकते हो कि देखो सिटी आप इन जो सूरत है और बेंगलोर है काफ़ी हाईटेक सिटीज़ है, वहाँ पे काफ़ी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी, बेंगलोर में तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो इसके बावजूद भी जो अटैक है ना वो भी वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो ऐसे कुछ करना होगा जिससे अटैक ये सब कम हो। तो ये आप ऐसे इस प्रकार का डेटा यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ में इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा खतरा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होते हैं। फिर और अटैक किस प्रकार से किए जाते हैं, पेन ड्राइव है, ईमेल है, लिंक है, इनकी हेल्प से आपको पेन ड्राइव दी जाती है, उसमें भी रैंसमवेयर हो सकते हैं, मालवेयर हो सकते हैं। ईमेल आती है, आप उस पर क्लिक कर लोगे तो भी अटैक हो सकता है। साथ ही साथ जो लिंक का कोई भेज दिए उसके माध्यम से भी अटैक हो सकते हैं। और अभी बात करें तो 400 मिलियन अटैक हो चुके हैं। इस प्रकार के जो अटैक है 400 मिलियन, देख तो सकते हो आप कितने नंबर्स में अटैक हुए हैं। और इस प्रकार के ये रैंसमवेयर है, मालवेयर है, ये इस प्रकार के अटैक होते हैं। अब हम एक वर्ड हुआ है, टर्म यूज हुई है क्रिप्टोजैकिंग। ये क्या होता है क्रिप्टोजैकिंग? क्रिप्टोजैकिंग एक नई इमर्जिंग थ्रेट है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं हूँ हैकर हूँ, मैंने आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, आपका पीसी है, आपके बिना परमिशन की उसका एक्सेस ले लिया है। अब मैं उसके एक्सेस से क्या करूँगा, क्रिप्टो की माइनिंग कर रहा हूँ। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसको माइनिंग करनी पड़ती है उसकी, ऐसे तो वो मिलता नहीं। तो माइनिंग कर रहा हूँ आपके लैपटॉप पीसी या आपके फ़ोन से, आपके बिना परमिशन के, मतलब बिना अथॉरिटी की, बिना ऑथोराइज तरीके से किसी और पर्सन की डिवाइस का इस प्रकार से यूज करके क्रिप्टो माइनिंग करना, ये एक क्रिप्टो जैकिंग है। और अभी इस प्रकार की बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं साइबर अटैक के। तो ये एक नया जो इमर्जिंग थ्रेट है वो देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा कि जो नई जो इमर्जिंग थ्रेट देखने को मिल रहे हैं जैसे कि क्रिप्टो जैकिंग, इनको रोकने का प्रयास भी करना होगा। तो ये देखने को मिल गया। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी वो किसके तहत बनाई गई थी या किसने इसका बनाया था? तो इसको बनाया गया था नेस्कॉम द्वारा। नेस्कॉम है एक क्या है, एनजीओ है। हम नेस्कॉम के बारे में भी जानेंगे, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसे नेस्कॉम द्वारा बनाया गया है। ये काम क्या करती है, ये डेटा प्रमोशन, जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और डेटा का किस प्रकार से यूज होता है उसका ध्यान रखेगी। साथ ही साथ जो साइबर अटैक होता है उसका ध्यान रखेगी ताकि कंट्रोल किया जा सके उससे, और इससे साइबर अटैक से किस प्रकार से बचा जा सकता है और किस किस प्रकार से साइबर अटैक हो रहा है उससे संबंधित सारा डेटा है वो रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित करने का काम करेगी ये। ठीक है, अब हम नेस्कॉम के बारे में बात करें तो नेस्कॉम एक एनजीओ है जो सॉफ्टवेयर कंपनियां होती है ना, उसकी जो इंटरेस्ट होती है उसको सर्व करने का काम करती है। जो देखो हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, तो नेस्कॉम एक इंडस्ट्री का ग्रुप है जो इंडस्ट्रीज होती है ना उसके इंटरेस्ट को देखने का काम करती है। किस प्रकार के इंडस्ट्री के जो हित है उसको कोई नुकसान हो रहा है तो उनको देखने का काम करती है। नेस्कॉम एक एनजीओ है। ठीक है, पूरा इस रिपोर्ट से संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ईयू की माइग्रेशन एंड असाइलम डील के बारे में। क्या हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, ईयू की नई माइग्रेशन एंड असाइलम डील के बारे में। अभी ईयू के मेंबर ने एक ब्लॉक है तो ब्लॉक की माइग्रेशन से संबंधित एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहले तो असाइलम के बारे में जान लेते हैं। और माइग्रेशन का तो आप मतलब समझते होंगे, एक देश से दूसरे देश में जाना, इलीगल तरीके से भी हो सकता है, लीगल तरीके से भी हो सकता है। और असाइलम की बात करें तो देखो भारत का कोई व्यक्ति है जैसे नीरव मोदी है और मेहुल चोकसी है या कोई भी व्यक्ति है, वो वहाँ पे जाके बोले कि मेरे को भारत में खतरा है और मुझे सिक्योरिटी दो आप, क्योंकि मेरे को भारत में कभी भी मारा जा सकता है। इस प्रकार की वजह से भारत में ऐसे इनको खतरा नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो बोले कि हमें खतरा है और हमें आप सिक्योरिटी दो। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसे लगता है कि पॉलिटिकल रीजन या उसकी जान का खतरा, इस प्रकार से वो यूरोपियन यूनियन में चला जाता है और यूरोपियन यूनियन द्वारा उसे सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये एक असाइलम कहा जाता है। मतलब दूसरे देश में अगर उसे जान का खतरा है या पॉलिटिकल रीजन से वो किसी तीसरे देश में चला जाता है और उस देश द्वारा उसे हेल्प की जाती है, उसे सिक्योरिटी दी जाती है, तो इसे असाइलम कहा जाता है। असाइलम का मतलब समझ में आ गया।
नीरव मोदी है, विजय माल्या है, इन सबको असालम के तहत ब्रिटेन में रखा गया है। ब्रिटेन द्वारा इनको असालम दिया जा रहा है, मतलब उनको सेफ्टी दी जा रही है, क्योंकि उनका कहना है इन व्यक्तियों का कि हमें भारत में जान से मार दिया जा सकता है। चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम नया जो बिल लेके आ रहे हैं, इनमें इनका कहना है कि अब जो व्यक्ति है जो असालम के तहत यूरोपियन यूनियन में आएगा, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग और रेगुलेशंस होगा। क्या होगा इसमें, कोई व्यक्ति आ रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसकी जांच होगी कि ये व्यक्ति कहाँ है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसने क्या फ्रॉड किए हैं और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सब सारी जांच की जाएगी। उसके बाद में एक प्रॉपर डेटा बनेगा और उस डेटा के बाद में पाया जाएगा अगर व्यक्ति है वो सही तरीके से आएगा, उसको रियल थ्रेट है तो उसे जल्द से जल्द असाइलम में दिया जाएगा। और अगर लगता है कि नहीं ये व्यक्ति फ्रॉड करके आया है तो इसका प्रोसेस है वो डिले किया जा सकता है। और फास्ट आपको प्रोसेस करवाना है तो कुछ पैसे भी देने पड़ सकते हैं, कुछ महंगा भी प्रोसेस हो सकता है ये। तो ये पूरा इससे संबंधित था। अब हम एक बार यूरोपियन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसे 1957 में बनाया गया था, और जब बनाया गया था तब इसमें 6 देश थे, 6 देशों द्वारा 6 कंट्रीज द्वारा इसे बनाया गया था। और अभी की बात करें तो अभी 27 कंट्री है। तब 6 देश कौन कौन से थे, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। कौन कौन से 6 देश थे, जर्मनी, फ्रांस थे, फिर नीदरलैंड था, फिर लक्समबर्ग, फिर बेल्जियम और इटली। जर्मनी, फ्रांस, इटली आपको याद आ जाएगा, और तीन आएगा बेल्जियम, लक्समबर्ग और नीदरलैंड। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ यूके भी होना चाहिए इसमें, बट यूके उस टाइम में नहीं था और यूके अभी भी इसका मेंबर नहीं है, यूके बाहर हो चुका है। तो अभी 27 कंट्री है, ठीक है ना। 19 यूरोपियन कंट्री है, उनकी एक शेयर करेंसी है जिसका नाम है यूरो। इसे यूरो ग्रुप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो देश है 19 उनमें एक ही करेंसी चलती है, वो है यूरो, ठीक है। ये इससे आर्टिकल संबंधित था। तो आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।